So hello, hey, hi, dear friends. So this is our second part and हम लोग पढ़ रहे थे स्टेशनरी रोड एनोड के बारे में। तो ठीक है, टंगस्टन एंड कॉपर क्या होते हैं, इनके डिफरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट होती है हीट करने पे। तो इनमें क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री बॉन्डिंग ज़रूरी है, अदरवाइज टारगेट पील ऑफ हो जाएगा। एंड कॉपर एनोड से, क्योंकि दोनों अलग मटेरियल है एंड दोनों एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी अलग होता है। एंड रोटेटिंग एनोड ट्यूब, सो रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग एनोड जो होता है ये यूज किस लिए होते हैं एक्स-रे ट्यूब में। ये हाई हीट जो होता है उसको लार्ज एक्सपोजर्स के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि वो रोटेट करता रहता है और एक ही जगह पे टारगेट पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक नहीं करते हैं। एनोड असेंबली सीन इन क्रॉस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ एनोड डिस्क होती है जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर की या उससे ज़्यादा की होती है। डायमीटर की मोलिब्डेनम स्टेम होता है एंड ब्लैक एंड कॉपर रोटर होता है, पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर विच रोटेट्स द टारगेट स्टेम। एंड बियरिंग्स होती हैं जो लुब्रिकेटेड होती हैं विद द सॉफ्ट मेटल सच एज सिल्वर। एन एक्सल होता है सील इनटू ग्लास एनवलप विच सपोर्ट्स द टारगेट असेंबली। और एक एक्सल होता है जो कि सील्ड होता है इनटू द ग्लास एनवलप विच सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है टारगेट असेंबली को। एंड स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर, इसमें ये दिखाया गया है रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब को। इसमें क्या होता है, ये ग्लास एनवलप पायरेक्स ग्लास का बना होता है। ये फिलामेंट होता है जो कि फोकसिंग कप में होता है, फोकसिंग कप निकल का बना होता है। सपोर्ट फॉर कैथोड असेंबली एंड ये टंगस्टन होता है। एंड ये क्या है, एनोड स्टेम है। एंड इसमें ये जो एनोड स्टेम होता है वो किस चीज़ का बना होता है, मोलिब्डेनम का बना होता है। रोटर ऑफ द इंडक्शन, ये जो है इंडक्शन मोटर का ये रोटर होता है एंड जो ये बाहर दोनों हैं ये स्टेटर है। तो ठीक है। एंड द एनोड ऑफ द रोटेटिंग एनोड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज डिस्क ऑफ टंगस्टन और एन एलॉय ऑफ टंगस्टन। तो एनोड जो होता है रोटेटिंग का एनोड का, वो कंसिस्ट करता है लार्ज डिस्क ऑफ टंगस्टन या फिर एलॉय ऑफ टंगस्टन, जिसमें टंगस्टन रीलियम एलॉय होता है। बेटर थर्मल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी देन द प्योर टंगस्टन एंड डज नॉट रफन विद द एज यूज क्विकली। ये क्या होता है, मतलब क्रैक्स प्रूफ होता है एंड ये हाई थर्मल इसकी कंडक्टिविटी होती है। एंड टिपिकल डिस्क डायमीटर जो इसका होता है वो होता है 7500 या फिर 125 मिलीमीटर के बीच में होता है। एंड डायमीटर ऑफ द टंगस्टन डिस्क डिटरमाइन करता है टोटल लेंथ ऑफ द टारगेट ट्रैक, अफेक्ट्स द मैक्सिमम परमिसिबल लोडिंग ऑफ द एनोड। और ये क्या अफेक्ट करता है, मैक्सिमम जो परमिशन होती है लोडिंग ऑफ द एनोड ट्यूब के उसको। एंड एनोड रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 36,000 रिवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम। तो एनोड जो होता है 3600 आरपीएम को मतलब रोटेट करता है एंड यूज करता है सिंगल फेज मेन सप्लाई। तो ये क्या यूज करता है, सिंगल फेज मेन सप्लाई। एंड एनी एरिया ऑफ द टंगस्टन डिस्क इज फाउंड अपोजिट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ओनली वंस एवरी 1/60 सेकेंड। तो कोई भी एरिया जो टंगस्टन का होता है जो कि फाउंड किया जाता है अपोजिट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ओनली वंस एवरी 1/60 सेकेंड एंड ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द टाइम हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द एक्सपोजर कैन बी डिसिपेटेड। तो कोई भी एरिया जो टंगस्टन का होगा जिसमें कि जो फाउंड किया जाता है अपोजिट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के ओनली वंस एवरी मतलब 60 सेकेंड के एक उसमें क्षण में ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ हीट generated during the exposure can be dissipated and high speed anode are energized with the three phase मेंस। जो हाई स्पीड एनर्जीज होते हैं एनोड वो कैसे आती, 3 फेज मेन से एंड रोटेट करते हैं इसमें 9 टू, जो रोटेशन होता है 9000 टू 7000 आरपीएम का होता है। एंड द टंगस्टन डिस्क हैज़ ए बेवल्ड एज, और जो टंगस्टन डिस्क की बेवल्ड एज होती है वो कितनी होती है, द एंगल ऑफ द bevel may vary from 6 to 20 degrees and the bevel is used to take advantage of line focus
प्रिंसिपल। और जो बेवल होता है वो यूज होता है टू टेक द एडवांटेज ऑफ लाइन फोकस प्रिंसिपल का। एंड द पर्पज ऑफ रोटेटिंग एनोड इज टू स्प्रेड द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन एक्सपोजर ओवर अ लार्ज area of the anode while the apparent or effective focal spot size has remained the same। तो क्या होता है, पर्पज जो रोटेटिंग एनोड का होता है क्या होता है, स्प्रेड करना हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सपोजर के टाइम एक लार्ज एरिया ऑफ द एनोड वाइल, जबकि अपरेंट या इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज हैज रिमेन द सेम। इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज जो होता है सेम होता है, और इसमें जो बेवल एंगल होता है वो वेरी करता है 6 to 20 डिग्रीज़ का। एंड बेवल यूज किस लिए होता है, इसका एडवांटेज होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल का। एंड ये 3 फेज मेन सप्लाई यूज करता है। एंड जो एनोड रोटेटिंग नॉर्मल होता है वो सिंगल फेज मेन सप्लाई यूज़ करता है। जो हाई स्पीड एनोड होता है वो 3 फेज मेन सप्लाई यूज़ करता है, और हाई स्पीड की 9000 to 7000 RPM होती है। नॉर्मल जो एनोड रोटेशन की स्पीड होती है 36,000 RPM होती है। एंड नाउ टू मेक द एनोड रोटेट से सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स मस्ट बी ओवरकम। एनोड को रोटेट कराने के लिए कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करना होता है, जैसे कि पावर टू द रोटेटिंग एनोड स्टेटर कॉइल्स। तो इसमें स्टेटर कॉइल्स यूज की जाती हैं जिससे कि पावर मिले टू द रोटेटिंग एनोड। एंड लैक ऑफ ड्यूरेबल बियरिंग्स, मेटेलिक लुब्रिकेंट्स, सिल्वर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। एंड हीट डिसिपेशन जो होता है मोलिब्डेनम स्टेम इसीलिए यूज होता है जिससे कि हीट डिसिपेशन हो, और ड्यूरेबल बियरिंग्स के लिए मेटेलिक लुब्रिकेंट सिल्वर वगैरह यूज होते हैं। पावर टू रोटेटिंग एनोड स्टेटर कॉइल यूज होते हैं। एंड इनर्शिया के लिए शॉर्ट स्टेम यूजिंग 2 sets of bearing and decreased anode weight by using an anode made of molybdenum lighter than tungsten plus target made of टंगस्टन रीनियम एलॉय। तो इनर्शिया को कम करने के लिए इसमें शॉर्ट स्टेम यूज होता है जिसमें 2 sets ऑफ बियरिंग्स होती हैं, जिसमें डिक्रीज्ड एनोड का वेट कम किया जाता है। एंड मोलिब्डेनम यूज होता है जो कि लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है देन द टंगस्टन। एंड टारगेट के लिए टंगस्टन एंड रीनियम एलॉय भी यूज किया जाता है। एंड रफनिंग एंड पिटिंग ऑफ एनोड सरफेस जो कि इंक्रीज करता है टारगेट स्कैटर को एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन इन टारगेट इटसेल्फ। तो इसके लिए क्या करते हैं, टारगेट मेड अप ऑफ टंगस्टन रीनियम एलॉय, एनोड डिस्क विथ ग्रूव्स ऑन द टारगेट सरफेस एंड कोटिंग द बैक ऑफ एनोड डिस्क विथ ब्लैक सब्सटेंस इज द कार्बन। तो क्या होता है, रफनिंग एंड पिटिंग ऑफ एनोड सरफेस को कम करने के लिए जो कि मतलब टारगेट स्कैटर को बढ़ाता है एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन को टारगेट में खुद ही करवा देता है। एंड इसके लिए टारगेट मेड इस रीनियम और टंगस्टन एलॉय का बना होता है। एनोड डिस्क जो होती है विद ग्रूव्स ऑन टारगेट सरफेस एंड कोटिंग जो होती है बैक ऑफ एनोड डिस्क की, तो विथ ब्लैक सब्सटेंस से होती है जो कि कार्बन होता है। एंड हाउ द एनोड कूल्स, तो एनोड कैसे कूल करता है, हीट प्रोड्यूस्ड ऑन फोकल ट्रैक। तो हीट प्रोड्यूस होती है फोकल ट्रैक से एंड कंडक्टेड होती है क्विकली एंड स्टोर टेम्परेरली इन द एनोड डिस्क। तो हाउ एनोड कूल कैसे होता है, फोकल ट्रैक में प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ये कंडक्टेड होती है क्विकली एंड स्टोर होती है टेम्परेरली इन द एनोड डिस्क एंड ट्रांसफ़र की जाती है बाय द रेडिएशन टू द इंसुलेटिंग ऑयल्स। एंड फिर स्टोर होती है टेम्परेरली बाय ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू द हाउसिंग एंड लॉस्ट होती है बाय रेडिएशन एंड बाय फैन असिस्टेड कन्वेक्शन थ्रू द सराउंडिंग एयर। एंड मोलिब्डेनम स्टेम होता है, मोलिब्डेनम स्टेम जो होता है सफिशिएंटली लॉन्ग होता है, नैरो होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कंडक्टेड टू द रोटर। एंड मोलिब्डेनम स्टेम जो होता है वो सफिशिएंटली लॉन्ग होता है, नैरो होता है, किस लिए, कंट्रोल करने के लिए हीट जो कि कंडक्टेड होती है टू द रोटर। एंड so that it is not danger of overheating. Heat radiation is promoted by blackening the anode assembly. heat radiation जो होता है वो प्रमोट करती है by the blackening of the anode assembly. And high power tubes used in city and angiography pump the oil through external heat exchanger. So high powered
ट्यूब्स होती हैं वो यूज होती हैं इन द सिटी एंड एंजियोग्राफी पंप में। एंड ऑयल जो थ्रू एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर होता है उसके लिए। एंड ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब, जो ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब्स होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम। वेट, तो ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब्स जो होती हैं वो कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब्स कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड्स। सो द ग्रिड कंट्रोल्ड ट्यूब हैज़ थर्ड इलेक्ट्रोड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम द फिलामेंट टू द टारगेट। एंड जो थर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो फोकसिंग कफ होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रिड कंट्रोल में कन्वेंशनल जो एक्सरे ट्यूब्स होती है वो 2 इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड रखती हैं। ग्रिड कंट्रोल में थर्ड इलेक्ट्रोड भी होता है जो कि कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट टू द टारगेट। एंड द थर्ड इलेक्ट्रोड इज द फोकसिंग कफ होता है, जो थर्ड होता है जो कि सराउंड होता है फिलामेंट। एंड कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब में फोकसिंग कप इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द फिलामेंट। एंड ग्रिड कंट्रोल ट्यूब में फोकसिंग कप इज इलेक्ट्रिकली निगेटिव रिलेटिव टू द फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिकली निगेटिव होता है टू द फिलामेंट। एंड जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द फिलामेंट ग्रिड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। और जो वोल्टेज होता है वो अक्रॉस द फिलामेंट के वो ग्रिड प्रोड्यूस करती है एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, सो पुशेस द इलेक्ट्रॉन इवन क्लोजर टुगेदर। ये वोल्टेज जो होता है फिलामेंट ग्रिड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसका पाथ होता है इलेक्ट्रिक बीम का। एंड ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन को इवन क्लोजर टुगेदर। एंड इफ वोल्टेज इज लार्ज इनफ द ट्यूब करंट में बी कम्प्लीटली पिंच्ड ऑफ, एक्ट like a on and off switch for the tube current used in cinephlorophy। सिनेफ्लोरोग्राफी में यूज होता है कम्प्लीटली पिंच्ड ऑफ जो करंट होता है, इसमें लार्ज वोल्टेज होता है और ऑन एंड ऑफ में करंट फ्लो होता है। एंड ट्यूब सील्डिंग एंड हाई वोल्टेज केबल्स, सो X-rays are emitted with equal intensity in every direction from the target। X-rays emitted होती हैं in equal intensity in every direction of target। In addition, X-rays are scattered in all directions following collisions and various structures in and around the tube। and जो tube housing होती है lined होती है with the lead except a plastic window through the useful X-ray beam emerges and absorbs primary and secondary X-rays that would otherwise produce a high intensity of radiation around the tube। and needless exposure of patients and personal excessive film fogging, जो कि एक्सपोजर ऑफ पेशेंट एंड पर्सनल को करता है एंड फिल्म फॉगिंग करता है, जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्यूब हाउसिंग in limiting leakage radiation must meet the specifications listed। The National Council of Radiation Protection and Measurement NCRP इसका शॉर्ट फॉर्म है NCRP। and the leakage radiation measured at a distance of 1 meter from the source shall not exceed 100 milliroentgen in 1 hour when the tube is operated at its maximum current and maximum tube potential। so another function of the tube housing, mineral oil around the tube provides shielding for the high voltage and prevent short circulating between grounding and wires of the tube and the tube। जो मिनरल ऑयल होता है अराउंड द ट्यूब यूज होता है एंड ये प्रोवाइड करता है सीलिंग फॉर द हाई वोल्टेज एंड प्रिवेंट करता है शॉर्ट सर्कुलेटिंग बिटवीन द ग्राउंडिंग वायर्स एंड द ट्यूब एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्यूब एंड जनरेटर डिज़ाइन। जो ग्लास इंसर्ट होता है, द ग्लास इंसर्ट इज इमर्स्ड इन ऑयल इज वन एंड ग्लास जो इंसर्टेड होता है इमर्ज होता है इन ऑयल में, ये मतलब ऑयल में डूबा होता है। एंड कन्वर्ट्स हीट अवे फ्रॉम द ट्यूब, ये कन्वे करता है हीट को ट्यूब से दूर। एंड एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर फॉर ट्यूब। एंड द हाई टेंशन फिलामेंट ट्रांसफार्मर्स are contained in oil filled earthed metal tank and connected to the tube
housing by a pair of highly insulated flexible cables. एंड जो डेंटल एक्सरे ट्यूब होती हैं लो पावर्ड स्मॉल एंड स्टेशनरी एनोड यूज करती हैं। लो पावर्ड होती है, स्मॉल होती हैं एंड स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब यूज करती है। इनकी लिमिटेशंस ऑफ द एक्सरे ट्यूब क्या होती है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर इन इमेजिंग विथ एक्सरेज, द डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर्ड टू द पेशेंट and heat which is inevitable accompanies the production of X-ray. So if accumulation in radiation tube, तो ये क्या करेगा? ये शॉर्ट करेगा एंड डैमेज करेगा ट्यूब को। सो नाउ व्हाट इज लाइन फोकस प्रिंसिपल? सो द लाइन फोकस प्रिंसिपल, the actual focal spot is the area of tungsten target bombarded by electron from the cathode. तो जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है वो एरिया ऑफ टंगस्टन टारगेट होता है जो कि बॉम्बार्डेड होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड से, एंड द एरिया ओवर विच हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड विच इज डिटरमाइंस द ट्यूब रेटिंग, एंड जो कि डिटरमाइन करता है ट्यूब रेटिंग को। So size and shape of the focal spot are determined by the size and shape of the electron stream when it hits the anode. तो साइज और शेप जो फोकल स्पॉट का होता है डिटरमाइन होता है बाय द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जो कि हिट करता है एनोड को, एंड द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम आर डिटरमाइंड बाय द dimension of the filament tungsten wire coil and construction of the focusing cup also called electron lens and the position of the filament of the focusing cup. तो ये क्या है? साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम डिटरमाइन किससे होती है? डायमेंशन ऑफ द फिलामेंट टंगस्टन वायर कॉइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोकसिंग कप जिसको इलेक्ट्रॉन लेंस कहते हैं, एंड पोजीशन ऑफ द फिलामेंट इन द फोकसिंग कप. So the problems posed by the need for a large focal spot to allow a greater heat loading, बट इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि एक स्मॉल फोकल स्पॉट एरिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है गुड रेडियोग्राफिक डिटेल. तो हमें क्या चाहिए? ए लार्जर फोकल एरिया विल बी लेड टू ब्लरिंग ऑफ द इमेज, जियोमेट्रिकल ब्लरिंग. तो क्या इसमें हमें चाहिए? एक लार्जर फोकल एरिया चाहिए जो कि लीड करेगा ब्लरिंग को ऑफ द इमेज, जियोमेट्रिकल ब्लरिंग को. ओके, एंड जो लाइन फोकस प्रिंसिपल होता है, द सरफेस टारगेट इज इंक्लाइंड सो दैट इट फॉर्म्स एन एंगल विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम. एंड ये देखिए लाइन फोकस प्रिंसिपल के हिसाब से इमेज बनाया गया है. एंड जो टारगेट एनोड एंगल होता है वो कितना होता है? 6 to 20 डिग्री. इफ इट इज 17 डिग्री द इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज 1/1 मिलीमीटर. द एक्चुअल फोकल स्पॉट मस्ट बी 4/1 मिलीमीटर. ओके, सो एनोड जो है 20 डिग्री पे एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन एंड एपरेंट, जो एपरेंट फोकल स्पॉट ये है, ये जो है इफेक्टिव फोकल स्पॉट है एंड ये जो है एपरेंट फोकल स्पॉट है. ठीक है, एंड ये होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल. एंड द एंगुलेशन मेक्स द इफेक्टिव और एपरेंट फोकल स्पॉट एंड फॉर सर्टेन एंड इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट इज स्क्वायर इन शेप. तो ये स्क्वायर इन शेप होता है and makes the focal spot blurring small fixed whatever the orientation of a structure. So effective focal spot varies across the film, elongated from the cathode side of the film and contracted from the anode side. And angle जो होता है angle between the central ray and target face and size of the projected focal spot is directly related to the sign of the angle of the anode. एंड जो स्मॉलर एंगल ऑफ द एनोड है वो स्मॉलर द एपरेंट फोकल स्पॉट. जितना छोटा इस एनोड एंगल होगा उतना इस छोटा एपरेंट फोकल स्पॉट होगा. तो ये आप लोग देख सकते हैं. एंड टेक केयर द स्टीपर द टारगेट फॉर द same actual focal spot the target heat rating, so the smaller the effective focal spot.
तो जितना स्टीपर होगा टारगेट द सेम एक्चुअल फोकल स्पॉट, तो टारगेट हीट रेटिंग क्या होगी, द स्मॉलर द इफेक्टिव फोकल स्पॉट. सो स्टीपर द टारगेट फॉर द सेम इफेक्टिव फोकल स्पॉट, द लार्जर द actual focal spot and target heating rating. So steeper the target, the narrower the useful X-ray beam and smaller the field covered. So some newer and 0.3 millimeter focal spot tubes may be used as an anode angle of only 6 degree. There is a limit to which anode angle can be decreased as dictated by the Heal effect and the point of the anode cutoff. So for general diagnostic radiography done, the 40 inches FFD focus film focus distance 1 meter and the anode angle is usually no smaller than 15 डिग्री. तो इसमें जनरल जो होता है 100 डिग्री के लिए एनोड एंगल 15 डिग्री से कम नहीं होता है. फॉर फोकल स्पॉट साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अपरेंट और प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट साइजेस वेरी करते हैं 0.3, 0.6, 1 या फिर 1.2 मिलीमीटर commonly employed. So usually X-ray tubes has 2 filaments and 2 focal spot of different sizes which are selected from control panel. And जो स्मॉलर फोकल स्पॉट होता है वो सिलेक्ट किया जाता है वेयर स्मॉल फील्ड्स आर नीडेड फॉर बेटर रिजोल्यूशन के लिए. इन मेमोग्राफी में स्मॉलर फोकल स्पॉट यूज होता है एंड इन सिने रेडियोग्राफी में विद ए स्मॉल फील्ड इमेज इंटेंसीफायर के साथ. एंड द लार्ज वन मेमोग्राफी और सिने रेडियोग्राफी में स्मॉल फोकल स्पॉट यूज करते हैं क्योंकि उसमें हमें स्मॉल एरिया की और हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर्स चाहिए होती हैं. एंड जो लार्ज वन होते हैं वो थिकर पार्ट्स होते हैं ऑफ द वन ऑफ द बॉडी वेयर ए ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज नीडेड. तो ज़्यादा जहाँ पे इंटेंसिटी चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा लार्जर वन इस फोकल स्पॉट यूज करते हैं इन जनरल रेडियोग्राफी यूजिंग लार्ज फिल्म्स. तो ये टिपिकल इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज़ है. मैक्रो मेमोग्राफी में 0.1 mm का यूज़ होता है, मेमोग्राफी में 0.3 mm का, मैक्रो रेडियोग्राफी में 0.3 mm का एंड रेडियोग्राफी में 0.6 to 1.2 मिलीमीटर का एंड फ्लोरोस्कोपी में 0.6 मिलीमीटर का फोकल स्पॉट यूज होता है. एंड एक्सरे आउटपुट does not depend on focal size, only sharpness and effective field view do. तो जो एक्सरे आउटपुट होता है वो फोकल साइज से नहीं कोई डिपेंड नहीं करता है एंड सिर्फ शार्पनेस और इफेक्टिव फील्ड इस पे एक्सरे आउटपुट पे डिपेंड करता है. एंड measurement of the effective focal spot, there are 2 principal methods of measuring effective focal spot. तो पिन होल कैमरा मेथड एक होता है जिसे ऐसे मेजर करते हैं. यहाँ पे पिन होल रखा है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज एंड इमेज ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इधर. सो ये D1 डिस्टेंस, ये D2. सो दिस कंसिस्ट ऑफ a hole drilled in a disc of heavy metal such as gold incorporated in a lead sheet and must be positioned halfway between the focal spot and film. So the pinhole may be positioned closer to the tube anode than the cassette and magnified image of the effective focal spot. Knowing the magnification enables the true sizes of the effective focal spots in to be calculated. And it is important to align the pinhole to the central beam of the X-ray tube accurately. So pinhole must be several times smaller than the focal spot. Pinhole of 0.03 mm for focal spots below 1 mm and 0.08 mm for focal spots from 1 to 2.5 mm. And although X-rays diverge in all directions from each point of target, only one of them passes through the pinhole and it produces a dot of blackening in the film. एक ये dot of blackening in the film में produce करती है. And pinhole size of 0.03 mm is very small, so special equipments are needed for accurate measurements के लिए.
and intensity is more towards the periphery of the focal spot. जो intensity जो होती है वो मोर होती है, ज़्यादा होती है पेरीफेरी ऑफ द फोकल स्पॉट की तरफ. सो एज बैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉमनेस्ट पैटर्न होता है थ्रू अनडिजायर्ड. सो द रिजल्टेंट इमेज शो करती है साइज एंड शेप ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट. एंड डेंसिटी पैटर्न रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड रिवील्स एनी एक्स्ट्रा फोकल एक्सरेडिएशन विच डिग्रेड, जो कि डिग्रेड करती है इमेज को. ट्यूब एक्सिस लेंथ विड्थ इस तरीके से आता है एक ब्लैकनिंग इन द फिल्म. ठीक है. एंड स्टार टेस्ट टूल, पहला पिन होल्ड तरीका था, दूसरा स्टार टेस्ट टूल. दिस टेक्निक इज यूज्ड इन फॉर मेजरिंग फोकल स्पॉट लेस देन 0.3 mm से कम का फोकल स्पॉट मेजर करने के लिए. स्टार टेस्ट टूल कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ टेपर्ड स्पोक्स ऑफ लेड माउंटेड ऑन पर्सपेक्स डिस्क. तो इसमें क्या होता है, इसमें टेपर्ड स्पोक्स होते हैं जो कि लेड माउंटेड होते हैं ऑन ए पर्सपेक्स डिस्क एंड दिस इज माउंटेड partway between the film and tube are not in contact with the film. So exposure produces a magnified and unsharp image of the star. और जो एक्सपोजर होता है वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नीफाइड एंड अनशार्प इमेज ऑफ द स्टार जो कि शो करता है फॉलोइंग फीचर्स. रिंग ऑफ ब्लरिंग एंड डायमीटर ऑफ रिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव फोकल स्पॉट. तो रिंग ऑफ ब्लरिंग होता है, जो डायमीटर होती है इसकी रिंग की वो यूज्ड होती है टू कैलकुलेट करने के लिए द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज. एंड आउटसाइड दिस रिंग ए शार्प नेगेटिव इमेज इज प्रोड्यूस्ड and paradoxically inside the ring there is a positive and sharp image of spokes. तो रिंग जो होती है ब्लरिंग की वो डायमीटर ऑफ रिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंड आउटसाइड जो रिंग होता है एक शार्प नेगेटिव इमेज होती है वो प्रोड्यूस होती है. एंड पैराडॉक्सिकली इनसाइड द रिंग देयर इज ए पॉजिटिव एंड शार्प इमेज ऑफ द स्पोक्स. सो ये इस तरीके से आता है. मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट विद द स्टार टेस्ट टूल. द स्टार टेस्ट टूल पहला है ये स्टार टेस्ट टूल और दूसरा इमेज विद ब्लरिंग डायमीटर. एंड ब्लूमिंग, what is blooming? Unwanted increase in the focal spot size which occurs when tube is operated at high milliamperage. जब हाई मिली एम्पीरियज पे ऑपरेट करते हैं तो अनवांटेड इंक्रीज हो जाता है इन द फोकल स्पॉट साइज विच अकर्स, जो कि कैसे अकर होता है हाई मिली एम्पीरियज के साथ. एंड अकर्स बिकॉज द निगेटिव चार्ज ऑफ द फोकसिंग कफ इज लेस इफेक्टिव. और किस वजह से होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है फोकसिंग कप का वो लेस इफेक्टिव होता है. सो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट आर नॉट वेल फोकस्ड इन ए रेगुलर बीम. तो जो ये भी क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ द फोकसिंग कप इज लेस इफेक्टिव. सो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम फिलामेंट आर नॉट वेल फोकस्ड इन ए रेगुलर बीम. हिट करता है एक लार्जर एरिया को, लार्जर एरिया इज मोर देन एक्चुअल फोकस स्पॉट. सो इट अकर्स पार्टिकुलरली एट लो केवी पे होता है एंड वैल्यूज एंड विथ स्मॉल फोकस स्पॉट पे. So regarding focal spot size, so the focal spot size can limit the spatial resolution. जो फोकल स्पॉट होता है वो लिमिट कर सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन. ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट the source to detector direction. So the resolution impact of the focal spot increases with the geometric magnification and it increasing distance between the object and film detector if FFD is fixed. So the small focal spot is desired in order to optimize spatial resolution. And the focal spot size also sets the upper limit on extrative current or output and heat loading. So क्या होता है, if an extrative is operating at its instantaneous power limit, so decrease करता है size of the focal spot will require a decrease in the tube current radiation output.
So there is a trade-off between spatial resolution due to the size of the focal spot and image noise. So in a fixed exposure time due to decreased X-ray intensity and imaging time. Okay, and uniformity of the X-ray beam. तो कुछ समझ आया फोकल स्पॉट के बारे में या फिर ब्लूमिंग के बारे में? चलो, ब्लूमिंग किस वजह से होती है? हाई मिली एम्पेयरेज की वजह से होती है। क्या होता है? क्योंकि ये अनवांटेड इंक्रीज हो जाता है फोकल स्पॉट साइज में। एंड ये किस वजह से होता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है फोकसिंग कप में, होता है जो फोकसिंग कप में लेस इफेक्टिव हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एमिट होते हैं फिलामेंट में, नॉट वेल फोकस्ड रहते हैं, तो इसलिए वो रेगुलर बीम जाती है और हिट करती है लार्जर एरिया में देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो इस वजह से तो कहीं भी करते हैं हम। एंड इट अकर्स पर्टिकुलरली एट लो केवी पे होता है एंड विद द स्मॉल फोकल स्पॉट्स में। रिगार्डिंग फोकल स्पॉट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। द फोकल स्पॉट साइज कैन बी लिमिट द स्पेशल रिजोल्यूशन। ये जो फोकल स्पॉट साइज होता है क्या लिमिट कर सकता है? स्पेशल रिजोल्यूशन को एंड जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को। ये डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सोर्स टू डिटेक्ट द डायरेक्शन। एंड रेजोल्यूशन जो होता है वो इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट ऑफ द फोकल स्पॉट इंक्रीजेज विद द जियोमेट्रिक मैग्नीफिकेशन। एंड ये इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फिल्म और डिटेक्टर इफ़ एफएफडी इज फिक्स। ये रिजोल्यूशन इम्पैक्ट जो होता है फोकल स्पॉट पे वो इंक्रीज करता है जियोमेट्रिक मैग्नीफिकेशन, और ये इंक्रीज करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फिल्म और डिटेक्टर इज एफएफडी इज फिक्स्ड। So thus a small focal spot is desired in order to optimize spatial resolution। अगर अच्छा स्पेशियल रेजोल्यूशन चाहिए तो हमें कैसा चाहिए फोकल स्पॉट? एक स्मॉल फोकल स्पॉट हमें चाहिए। एंड द फोकल स्पॉट साइज ऑल्सो सेट्स द अपर लिमिट ऑन द एक्सरे ट्यूब्स करंट एंड आउटपुट रेट हीट लोडिंग का। एंड इफ एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट इट्स इंस्टेंटेनियस पावर लिमिट, तो ये डिक्रीज करता है द साइज ऑफ द फोकल spot will require a decrease in the tube current radiation output, and there is a trade-off between spatial resolution due to the size of the focal spot। So image noise जो है in a fixed exposure time due to decreased X-ray intensity and imaging time। जो image noise होता है एक फिक्स्ड एक्सपोजर में टाइम में वो किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सरे इंटेंसिटी एंड इमेजिंग टाइम। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द X-ray beam। So useful X-ray beam is taken in direction perpendicular to the electron beam at right angles to the tube axis from the center of the focal spot। तो जो यूजफुल एक्सरे बीम होती है वो ली जाती है एक डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स टू द, जो कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज पे होता है, टू द ट्यूब एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोकल स्पॉट। ओके, तो मैं पानी पी लूँ, बहुत तेज प्यास लगी है। So it is usually pointed towards the center of the area of interest in the body, and toward the anode edge of the field the beam A is cut off by the face of the target। So toward the cathode edge the beam C is cut off by the edge aperture in the lead shield। So thus X-ray field is made symmetrical around the central ray B, and A and C are the limits of the useful beam। ए और सी जो होते हैं यूजफुल लिमिट्स होती हैं बीम की, यूजुअली पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन बॉडी होता है। सो द इन फैक्ट यूजफुल बीम इज नैरोअर देन द सजेस्टेड बिकॉज ऑफ हील इफेक्ट। हील इफेक्ट की वजह से यूजफुल बीम जो होती है वो नैरो होती है देन सजेस्टेड, जितनी की सजेस्टेड होती है उससे। सो यहाँ पे आप लोग हील इफेक्ट देख सकते हैं। हील इफेक्ट में ट्यूब सीलिंग एंड ये रहा एक कैथोड, ये एनोड, एंड इसमें क्या होता है
कैथोड साइड मोर इंटेंसिटी होती है देन द एनोड साइड. ओके. एंड हील इफेक्ट. द intensity of X-ray beam that leaves the X-ray tube is not uniform but depends on the angle at which the X-rays are emitted from focal spot. तो जो हील इफेक्ट होता है इसमें इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम जो होती है वो जो कि लीव करती है एक्सरे ट्यूब को इज़ नॉट यूनिफॉर्म नहीं होती है बट डिपेंड करती है ऑन द एंगल एट विच द एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम द फोकल स्पॉट. सो मैकेनिज्म क्या होता है इसका. इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करते हैं फ्यू माइक्रोमीटर्स इन द टारगेट बिफोर बीइंग स्टॉप्ड बाय ए न्यूक्लियस. So the X-rays produced are attenuated and filtered by the target material on their way out, and X-rays traveling toward the anode edge of the field have more target material to cross. So attenuated more than those and traveling towards the cathode edge. So the intensity of the beam decreases towards the anode end of the field. So less importantly, the HVL increases half value layer एंड बिकॉज ऑफ द फिल्ट्रेशन इफ़ेक्ट की वजह से. सो इंटेंसिटी इन परसेंट एंड ये 20 डिग्री का एनोड एंगल है. सेंट्रल रे दी जा रही है. तो इंटेंसिटी परसेंट दिखाया जा रहा है. तो जो परसेंट ऑफ इंटेंसिटी है वो कैथोड साइड ज़्यादा है देन द ये है कैथोड साइड, ये है एनोड साइड. तो एनोड साइड मतलब इंटेंसिटी जो है वो है कम. ठीक है. So factors affecting the Heal effect. Anode angle, the steeper the target, Heal effect will be more. FFD जितनी ज़्यादा होगी Heal effect उतना कम होगा with fixed film size. And film size जितना कम होगा एनोड हील इफेक्ट भी कम होगा विथ फिक्स्ड FFD. एंड रफनिंग ऑफ द टारगेट जो होती है वो डिक्रीज़ कर देती है एक्सरे आउटपुट को एंड इंक्रीज़ कर देती है हील इफेक्ट को. सो इन रेडियोग्राफ्स ऑफ द body parts different thickness, the thicker parts should placed towards the cathode side of the X-ray tube. क्योंकि उस साइड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो थिकर पार्ट्स अगर कैथोड साइड होंगे तो ये बेहतर होगा. एंड AP फिल्म ऑफ द थोरेसिक स्पाइन के लिए जैसे लिया जा रहा है तो एनोड एंड ओवर द अपर थोरेसिक स्पाइन साइड होना चाहिए where the body is less thick and cathode end of the tube is lower thoracic spine where thicker part structures will receive the increased exposure. इनका कहने का मतलब ये है कि AP फिल्म जैसे थोरेसिक स्पाइन की ले रहे हैं तो जो एनोड एंड है उसको थोरेसिक स्पाइन का जो अपर और थिकर पार्ट है उस साइड रखना चाहिए एंड जो कैथोड साइड है वो कहाँ रखना चाहिए जहाँ पे थोरेसिक स्पाइन लाई कर रही है और थिकर पार्ट है तो वहाँ उस साइड पे कैथोड साइड रखना चाहिए जिससे कि वो यूनिफॉर्मिटी इमेज में आ सके. एंड हीट रेटिंग, द हीट लोडिंग ऑफ एन एक्सरे ट्यूब कैलकुलेटेड इन जूल्स में कैलकुलेटेड होती है एंड KV इंटू MAS फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल 3 फेज एंड 0.7 इंटू KV इंटू MAS फॉर ए पल्सेटिंग सिंगल फेज जनरेटर. तो क्या होता है ट्यूब की हीट लोडिंग जो होती है एक्सरे ट्यूब की वो जूल में मेजर की जाती है. ये हीट लोडिंग क्या होता है KV इंटू MAS होता है कांस्टेंट पोटेंशियल पे जो कि 3 फेज यूज होता है एंड 0.7 इंटू KV इंटू MAS फॉर पल्सेटिंग सिंगल फेज जनरेटर के लिए होता है. एंड सिंगल रेडियोग्राफिक एक्सपोजर. सो इन ऑर्डर टू फ्रीज एंड डिस्प्ले मूवमेंट इंडिविजुअल exposures should be as short as the heating of the X-ray tube permits. So allowable MAS at the particular KV increase the exposure time is lengthened. तो क्या होता है इन ऑर्डर टू फ्रीज करने के लिए एंड डिस्प्ले मूवमेंट को एंड इंडिविजुअल एक्सपोजर शुड बी शॉर्ट एज हीटिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब परमिट. जितनी की हीटिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब परमिशन देती है उतना ही शॉर्ट होना चाहिए एक्सपोजर. एंड अलाउएबल MAS एट पर्टिकुलर KV इंक्रीजेज एज एक्सपोजर टाइम इज लेंथेंड. एक्सपोजर टाइम जितना लेंथेंड होगा उतना ही MAS एंड पर्टिकुलर KV इंक्रीज होगा. एंड exposure, any combination of KV, MAS and exposure time should be such
that the end of the exposure and the temperature of the anode does not exceeds its safe value। तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द केवी एंड एमएएस का जो होता है एक्सपोजर का टाइम का शुड बी सच दैट एक एंड जो होता है एक्सपोजर का टेम्परेचर का वो एनोड का डज नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए इसकी सेफ वैल्यू को, एंड देयर शुड बी नो रिस्क ऑफ द टारगेट मेल्टिंग वेपराइजिंग एंड रफनिंग, and the rating is usually stated as the allowable MA, and this so decreases as exposure time is increased। रेटिंग होती है वो यूजुअली डिक्रीज होती है इस एक्सपोजर टाइम इज इंक्रीज, एंड डिक्रीज करता है इज द केवी इज इंक्रीज एंड इंक्रीजेस विद द इफेक्टिव फोकल स्पॉट size, because increase effective focal spot means increases actual focus spot for fixed anode angle। तो रेटिंग जो यूजुअली होती है स्टेटेड अलाउबल एमए, तो डिक्रीज कैसे होती है, डिक्रीजेस एज द एक्सपोजर टाइम इंक्रीज। जो रेटिंग है ट्यूब की वो डिक्रीज होती है विद द एक्सपोजर टाइम, अगर इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज करेगी विद द केवी इज इंक्रीजेस विद द इफेक्टिव फोकस स्पॉट साइज, बिकॉज इंक्रीज effective focus spot size means increase actual focus spot size for a fixed anode angle and increases with smaller target angles for a fixed effective focus spot, and drawing above is explain it because the actual focus spot then larger so is greater for rotating than stationary anode, is greater for a 10 centimeter disc than a 7 centimeter disc, is greater for a high speed anode, and is greater for a 3-phase constant potential than for a single phase pulsating potential, because of the former product produces heat more evenly throughout the exposure। So foregoing information is stored on a microprocessor in the control circuit, which prevents any exposure being made which would exceed the rating of tube। So repeated जो होती है रेडियोग्राफिक एक्सपोजर to display movement the angio or cineradiography, a rapid series of exposures is made, and each exposure must be sufficiently short and within the rating of the focal area। डिस्प्ले मूवमेंट के लिए एंजियो और सिनेरेडियोग्राफी होता है, एक रैपिड सीरीज ऑफ एक्सपोजर होता है, वेंट किया जाता है, एंड ईच